गुड मॉर्निंग। साइको टॉक लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। दिस इज संजीव कुमार सिंह हियर विद द न्यू टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स बिगिन विद द टैगलाइन ऑफ द चैनल, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ साइको टॉक में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर। आज का यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो इस डिसऑर्डर से गुजर रही हैं और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी एंजाइटी नॉर्मल एंजाइटी है या हमारी एंजाइटी एक डिसऑर्डर है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसके बेसिक टाइप्स क्या हैं, इसके मेजर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर को समझना है या एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है तो हम बेसिकली 4 सिम्टम को देखें। पहला, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, दूसरा एप्रीहेंशन, तीसरा फियर और चौथा टेंशन। अगर ये 4 लक्षण किसी भी इंडिविजुअल में काफ़ी दिनों से परसिस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ से परसिस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह इंडिविजुअल एंजाइटी डिसऑर्डर का या तो पेशेंट है या तो प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है एंजाइटी डिसऑर्डर होने की। चारों सिम्टम क्लियर हैं, लेकिन जो पहला सिम्टम है उसके साथ सिर्फ एंजाइटी नहीं बल्कि फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा गया है। क्या मतलब है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का? हमारी एंजाइटी सिर्फ एंजाइटी नहीं हो बल्कि वो एंजाइटी फ्री फ्लोटिंग हो। फ्री फ्लोटिंग का मतलब है कि एंजाइटी फ्लोट कर रही हो, उसका कोई रियलिस्टिक रीज़न नहीं हो, फिर भी एंजाइटी परसिस्ट कर रही हो और वो समय समय पर अपने रीज़न ढूंढ ले रही हो। कभी उसका रीज़न ये है, कभी दूसरा रीज़न, कभी तीसरा रीज़न। मीन्स एंजाइटी नेचर है और वो फ्री फ्लोट करती है। हमेशा अप्रीहेंशन में रहना, आशंका में रहना, हमेशा डरे हुए रहना और हमेशा तनाव में रहना। आगे बढ़ते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के नेचर को या इसके टाइप्स को थोड़ा समझते हैं। इसके बेसिकली कई टाइप्स होते हैं, बट एंजाइटी डिसऑर्डर के बेसिक 2 टाइप का डिस्कशन हम लोग करेंगे। बेसिक 2 टाइप के आधार पर इसको हम समझें। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी और दूसरा प्रकार पैनिक एंजाइटी। एक एक को देखते हैं। फर्स्ट, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या सामान्यीकृत चिंता विकृति। क्या है सामान्यीकृत चिंता विकृति? अगर किसी व्यक्ति में अनरियलिस्टिक और क्रोनिक एंजाइटी परसिस्ट कर रही हो और लास्ट 6 मंथ से परसिस्ट कर रही हो, वह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट माना जा सकता है। अगर हम इसको और थोड़ा सा समझें, इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें या सिम्टम्स को देखें, तो इनके सिम्टम्स को हम 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, इमोशनल सिम्टम्स, दूसरा कॉग्निटिव सिम्टम्स, तीसरा फिजिकल सिम्टम्स और चौथा बिहेवियरल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स, कौन कौन से इमोशनल सिम्टम्स हमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में दिखाई देते हैं? ऐसे व्यक्ति हमेशा बेचैन रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, सतर्क रहते हैं, हमेशा हैरानी का भाव छाया रहता है, हमेशा आगे आने वाली आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं, जैसे हार्ट अटैक का डर, मर जाने का डर, किसी कंडीशन में अपने आप पे कंट्रोल खो देने का डर इत्यादि। ये सब सिम्टम्स इमोशनल सिम्टम्स या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। हम आगे बढ़ें तो ऐसे पेशेंट्स का कॉग्निशन ऐसा हो जाता है कि उन्हें हमेशा कुछ बुरा होने का डर बना रहता है। उन्हें लगता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या बुरा होने वाला है तो शायद वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इस डर में हमेशा जीते हैं कि कुछ बुरा उनके साथ होगा। ऐसा उनका कॉग्निशन बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों में कई शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आना, हमेशा घबराहट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम
इम्बैलेंस हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, सिर का भारी रहना, जल्दी थक जाना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना इत्यादि, ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं। इनमें कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स अपने आप को दूसरों से अलग रखना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अगर डिसीजन ले लेते हैं तो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि उनका डिसीजन गलत हो सकता है या उनका डिसीजन गलत होगा। इस बात से हमेशा आशंकित रहते हैं या डरे रहते हैं और एंजाइटी में रहते हैं। ये सब क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके आधार पर हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को डायग्नोस कर सकते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव सिम्टम्स हों, चाहे वो इमोशनल सिम्टम्स हों, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स हों, चाहे वो बिहेवियरल सिम्टम्स हों। आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की इटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का एक रीज़न बायोलॉजिकल होता है। वो लोग हेरिडिटी को इम्पॉर्टेंट मानते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। इन लोगों ने ट्विंस पे स्टडीज़ की, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस पे स्टडीज़ की, और ये देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस में अगर एक को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो दूसरे में फ्रैटर्नल ट्विंस की अपेक्षा संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये इंडिकेट करता है कि हेरिडिटी कुछ न कुछ रोल प्ले करती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। दूसरी इटियोलॉजी आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में मदद करते हैं। जब किसी इंडिविजुअल के इड और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट एंजाइटी होता है और वो जनरलाइज एंजाइटी डेवलप कर सकता है। इड ईगो को ब्रीफली हम लोग यहाँ समझें। इड हमेशा प्लेजर सीख करना चाहता है और ईगो हमेशा रियलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करवाना चाहता है इंडिविजुअल से। जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तब एंजाइटी जनरेट होती है। यह साइकोलॉजिकल रीजन बताया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ईड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में हम लेकर आए। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। जब इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को बहुत अधिक थ्रेटनिंग परसीव करना स्टार्ट करता है उसमें एंजाइटी जनरेट होती है, और अगर ये परसिस्ट कर जाए तो धीरे धीरे जनरलाइज एंजाइटी का वो पेशेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरीके से किया जाता है, बायोलॉजिकल थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें बेसिकली एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन यह परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हमको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ और कुछ ट्रीटमेंट करना होता है जनरलाइज एंजाइटी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है CBT। CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे इफेक्टिव थेरेपी मानी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट्स का जो फॉल्स परसेप्शन है या कॉग्निशन है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उसका कॉग्निशन करेक्ट हो जाता है तब उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं नॉर्मल बिहेवियर की तरफ। चलिए अब आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के दूसरे पार्ट में, जो कि था पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर का थोड़ा गंभीर रूप है। इसमें एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स पेशेंट को पड़ते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को बार बार ऐसे पैनिक अटैक्स पड़ रहे हों या सप्ताह में कम से कम 1-2 बार पैनिक अटैक्स पड़ रहे हों तो ऐसे इंडिविजुअल को पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट कहा जा सकता है। क्या होता है पैनिक अटैक? पैनिक अटैक अगर बाहर से देखा जाए तो यह हार्ट अटैक के समान होता है। बहुत कुछ सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे इसमें भी पेशेंट को काफ़ी घबराहट होती है, पसीना आना शुरू होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीने में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक में भी होता है। हार्ट अटैक्स और पैनिक अटैक्स के क्लिनिकल डिफरेंशिएशन के लिए कई पैरामीटर हैं, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहे तो वह इस आधार पर करे कि हार्ट अटैक में जो चेस्ट पेन होता है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है,
लेकिन पैनिक अटैक्स के पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है वो पूरे चेस्ट में होता है। चलिए आइए देखते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स के क्या क्या मेजर सिम्टम हैं जिसके आधार पर हम किसी को पैनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं या अपनी डायग्नोसिस कर सकते हैं। DSM ने पैनिक डिसऑर्डर के लिए 13 सिम्टम्स बताए हैं और मेंशन किया है कि इन 13 सिम्टम्स में कम से कम 4 सिम्टम अगर किसी भी इंडिविजुअल में कंटिन्यू कर रहे हैं वह पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट हो सकता है। ये क्या 13 सिम्टम्स हैं? पहला, हृदय गति का तीव्र हो जाना, हाई हार्ट बीट रेट, पसीना आना, मांसपेशियों में कंपन होना, सांस गति रुकने या मंद होने का अनुभव होना, छाती में दर्द या तकलीफ का अनुभव होना, दम घुटने का अनुभव होना, पेट में दर्द या मिचली का अनुभव करना, बेहोशी या चक्कर आने का अनुभव करना, अपने आप से अलग होने का अनुभव होना, अपने आप पर नियंत्रण खोने का डर होना, मरने का डर होना, नंबनेस या टिंगलिंग, शून्य या झुंझुनी की संवेदना होना, कपकपी या अत्यधिक गर्मी का अनुभव होना। ये 13 लक्षण DSM ने बताए थे और कहा था कि अगर इन 13 लक्षणों में कोई 4 लक्षण परसिस्ट कर रहा है और सप्ताह में 1-2 पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं तो वह पेशेंट पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट कहा जाएगा। पैनिक अटैक्स के नेचर को अगर देखें तो यह अटैक्स क्यूड भी होते हैं जिसे सांकेतिक कहा जाता है, अनक्यूड भी होते हैं जिसे असंकेतिक कहा जाता है। क्यूड अटैक्स का मतलब यह है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब भी इंडिविजुअल उस सिचुएशन में जाता है उसको दौरे पड़ते हैं, जबकि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी संकेत की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे अटैक्स कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं, इनको अनक्यूड अटैक्स कहा जाता है। आगे चलते हैं और इस सेक्शन में यह देखते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर की इटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या है। जो पहली इटियोलॉजी है वह है बायोलॉजिकल, जिसमें कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि हेरिडिटी भी रोल प्ले करता है पैनिक डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। इसमें भी उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए थे आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस पे। यह देखा गया अगर आइडेंटिकल ट्विंस में एक को पैनिक डिसऑर्डर है तो दूसरे में फ्रैटर्नल ट्विंस की अपेक्षा पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल रीज़न में दूसरा रीज़न बताया जाता है ओवर ब्रीदिंग। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ओवर ब्रीदिंग हो रही हो, अति श्वसन हो रहा हो, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, तो इस कंडीशन में उसमें पैनिक अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका कारण ये होता है कि ओवर ब्रीदिंग जब इंडिविजुअल करता है तो उस कंडीशन में उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो जाता है और जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS एक्टिव हो जाता है ऐसे में अटैक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी अगर एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो वहाँ भी पैनिक अटैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण ये होता है कि जब एयर में CO2 का कंसंट्रेशन अधिक होता है तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमको ओवर ब्रीदिंग करनी होती है और जब ओवर ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं हमारा ANS एक्टिवेट होता है और पैनिक अटैक्स की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी पैनिक डिसऑर्डर में रोल प्ले करते हैं। जब इंडिविजुअल अपने सेंसेशंस का फॉल्स इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की तेज सांस चल रही है वह उसको हार्ट अटैक के सिम्टम से रिलेट कर लेता है, मीन्स उस सेंसेशन का वो फॉल्स इंटरप्रिटेशन करना शुरू करता है और जहां वो रिलेट करता है कि अब मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट अटैक तो नहीं, पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जो हमारी संवेदनाएं हैं उनका इंटरप्रिटेशन हम प्रॉपरली करें। दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशन आती है, वो आती है परसीव्ड कंट्रोल की। ऐसे पेशेंट्स को यह विश्वास होता है कि जब वो पब्लिक प्लेस पर रहेगा वह अपने आप पर नियंत्रण खो देगा और यह सोचकर उसमें पैनिक अटैक्स पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। अब हम यह देखें कि पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। पहला बायोलॉजिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिया जाता है और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। इससे काफ़ी हद तक पैनिक अटैक्स कम होते हैं, लेकिन
यह कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करें, पेशेंट अपनी संवेदनाओं का जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। स्टडीज़ में यह देखा गया है कि जब इंडिविजुअल अपने सेंसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट कर देता है तब लगभग 80 to 90% चांसेस होते हैं कि उसमें पैनिक अटैक्स की संभावना कम हो जाए या वह पेशेंट ठीक हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एंजाइटी का बेसिक नेचर क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी क्या होता है, इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस नोट के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं कि हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस को मिस इंटरप्रेट न करें, सिचुएशंस जैसी हैं उसी रूप में हम उनको देखें, उनको परसीव करें और हम अपने सेंसेशंस का फॉल्स एक्सप्लेनेशन न करें। इन दो चीज़ों को करके हम बहुत कुछ एंजाइटी से दूर रह सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं। तो चलिए साइकोलॉजी के किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए एंजाइटी फ्री रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।